में कहा गया कि 17 साल में मेरे दामाद की संपत्ति को जोड़कर, मेरी बेटी की संपत्ति को जोड़कर, तो मेरा दामाद मुझसे अलग है, उसकी एक हैंडसम सैलरी है, मर्चेंट नेवी में अफसर है। मेरी बेटी मुझसे अलग रहती है, जो अपने पति के साथ रहती है। मेरा बेटा उसमें मर्चेंट नेवी में अफसर था। अरे आरोप लगाना था तो ठीक ठाक लगा देता कि 16 साल के अंदर उनकी सैलरी लगाकर मैंने उसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और इसका भी मुझे फायदा होने वाला है। मामला बड़ा गंभीर है। माननीय न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट रूप से ये अपेक्षा की है कि सरकार इस पर निर्णय ले कि वो माननीय मंत्री जी पर मुकदमा चलाने की परमिशन देती है या नहीं देती है, और 8 तारीख से पहले इस पर सरकार को निर्णय करना है। तो निश्चित रूप में मामला गंभीर है। अगर इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले अगर विपक्ष पर लगे होते तो अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी कोई अगर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती हैं तो वो तमाम इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अब तक विपक्ष के उन नेताओं को जेल में भर चुकी होती। लेकिन चूंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़े हुए एक मंत्री जी का है तो निश्चित रूप में सरकार जो है, अब देखना है कि सरकार क्या निर्णय करती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इस तरह के डिसअप्रोप्रिएशनेट जो एसेट्स वाले केसेस हैं, मेनली ये वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज ये क्राइम कमिट होते हैं और इसमें बड़े कड़े प्रावधान हैं। सर्वप्रथम तो ये देखा जाता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, इस तरह के जो आय से अधिक संपत्ति के मामले होते हैं, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13, 13(2) और अन्य प्रावधान हैं जिसके तहत मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि अगर जांच इंडिपेंडेंट है उसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसमें प्रॉपर एक एसआईटी गठित की जाती है। और एसआईटी गठित हो और प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा हो, हाई कोर्ट के सर्विलांस में हो, तो उसमें ये रहता है कि इसमें फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और वही एक वो स्थिति है कि तब जाके कहीं कन्विक्शन होता है, और कन्विक्शन भी आप मान के चलिए इसमें कन्विक्शन रेट बहुत हाई रहता है और मिनिमम 4 to 10 ईयर्स तक का डिस्प्रोपोर्शनेट में जो है प्रावधान है। थोड़ा हिंदी में बताइए कि मतलब कि क्या है? आय से अधिक संपत्ति के मामले में जितनी भी ये जो सजा के प्रावधान है, ये मिनिमम 4 साल से लेकर 10 साल तक के प्रावधान है इसमें। ठीक है। और उसके बाद जो इनकी अपीलें हैं वो हाई कोर्ट डायरेक्ट जाती हैं, क्योंकि स्पेशल डेजिग्नेटेड जजेस होते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ बिजनेस कोड जो प्रॉपर उसको मॉनिटर करते हैं। आय से अधिक संपत्तियां थी, ये उसी से संबंधित मामले थे जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा जाता है। और जो संपत्ति होती है, जो भी इन्होंने जो आय से अधिक संपत्ति कमाई है, उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी इन्वॉल्व करके अटैच किया जाता है। जी। तो इसमें जो कार्रवाई होती है क्या विशेष कोर्ट से होती है? देखिए, और इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है? देखिए, सरकार की भूमिका इसमें तब आती है जब कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई मिनिस्टर इस तरह के अपराध में संलिप्त होता है। तो उसके खिलाफ पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। होती है जी, इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के पश्चात इसमें देखा जाता है कि क्या उसके खिलाफ साक्ष्य संलग्न है, क्या उसके खिलाफ कंप्लेन है, जुरिडिक्शन के संबंध में चीजें होती हैं। उसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है सैंक्शन लेने से पूर्व। और उसके बाद विवेचना है, और विवेचना के बाद जो स्थितियां जो सामने आती हैं उसके आधार पे कोर्ट अपना परमिशन लेकर अपना जो है कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। दूसरा है कि अप्रूवल नहीं देगी, तो अगर देगी तो आगे कार्रवाई होगी, अगर नहीं देगी तो उस सिनारियो में क्या प्रावधान है? देखिए, अगर इस मामले में अगर जैसे परमिशन नहीं दी जाती, पहले तो सरकार पे खुद ही प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर कोई निर्दोष या बेकसूर है तो परमिशन में तो केवल अभी जांच की परिस्थितियां हैं, तो वो क्लैरिफाई आ जाता है उसमें कि भैया परमिशन ना देने का मकसद सरकार के प्रति दुष्प्रभाव होता है उसमें। तो पहली चीज तो ये है, वरना फिर इंसान के पास रिट के ऊपर बतेरे ऑप्शंस हैं कि वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो वहां से अपना उसके लिए वो ला सकता है कि भैया इसमें जो है जांच, जैसे कभी सीबीआई इंक्वायरी करवा सकता है कोर्ट के थ्रू। एफआईआर दर्ज करने से पूर्व भी परमिशन ली जाएगी। और परमिशन तब ली जाएगी, पहले तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। उसके आधार पर आप, जैसे अगर स्टेट का है तो गवर्नर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज हैं, केंद्र का है तो प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें परमिशन लेने के पश्चात इसमें मुकदमा पंजीकृत करके तो समग्र विवेचना होती है। देखिए, राहत के लिए उम्मीद तो ये है कि चांसेस केवल यही हैं कि राइट्स तो इनके पास नहीं, जो भी
व्यक्ति मुलजिम बना है हाँ। उसके पास राइट्स हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक ऐसा, इसमें ऐसे अपराध आते हैं मेनली जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है इंसान के ऊपर, वो एक्यूज के ऊपर रिवर्ट हो जाता है। अच्छा। ऑर्डिनरी केसेस में देखा जाता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे को देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस में यही है कि प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपने ऑफेंस किया है। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द, थोड़ा तो मैं चाहूंगा हिंदी में हाँ, हमारी। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अभियुक्त के ऊपर है अच्छा। कि वो इस चीज को प्रूव करे कोर्ट में कि आपने अपराध नहीं किया है। नहीं किया, ओके। ये इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा इसमें टेक्निकल चीज है। अच्छा। और मेन कन्विक्शन इसी कारण होते हैं क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि भैया आपने ये अपराध कारित किया है और आप साबित कीजिए कि आप साबित करें, बस बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर। ये धामी सरकार के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है कि उनकी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामला जो है बन चुका है और उनसे अब परमिशन मांगी गई सरकार से कि भाई इन पे मुकदमे चलाने की आप अनुमति दें, आपकी कैबिनेट इसको डिसाइड करें। 8 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। अगर इस पीरियड में धामी सरकार परमिशन नहीं देती है तो ये सवाल स्पष्ट हो जाएगा कि या तो जो उनके मंत्री हैं गणेश जोशी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर पुष्कर सिंह धामी की कोई गंभीर मजबूरी है कि वो गणेश जोशी को बचा रहे हैं। दोनों ही मसलों में मतलब आप देखिए सरकार की किरकिरी हो रही है और इस प्रदेश की जो छवि है वो खराब हो रही है। कल तक लोग सिर्फ ये सुनते थे कि भाई जो नेता हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लूट रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये मसला तो अब कोर्ट में चला गया। अगर विजिलेंस ने आपसे मांगा है तो मुझे लगता है कि जितना ही सरकार डिले करती जाएगी उतना उसमें फंसती जाएगी और ये इस सरकार के लिए या इस प्रदेश के लिए पहला उदाहरण होगा कि मिनिस्टर के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। और अगर सरकार अब किसी प्रकार की भी हिला हवाली करती है तो निश्चित रूप से ये विषय जो है विपक्ष के लिए भी एक अवसर हो सकता है, जो विशल ब्लोवर्स हैं उनके लिए भी एक अवसर हो सकता है कि वो बात को जनता के बीच में जाके रखें। लेकिन इस मसले में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए होने वाली है। वो जो भी निर्णय लेंगे उसी निर्णय से स्पष्ट हो जाएगा कि अगर वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे या कोई दूसरा तीसरा SIT बनाने की कोशिश करेंगे या उनको लगेगा कि वही मतलब परमिशन दो ही ना, जो भी करेंगे सबकी नज़रें उनके ऊपर टिकी होंगी। अब अगर विजिलेंस को परमिशन नहीं मिलती है तो ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड की छवि को खराब करने वाला भी होगा और पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ा एक जो है मुसीबत बन जाए।